फाइन स्टूडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, क्लास नंबर 11। ऐसे तो इस क्लास में हम लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। बट उससे पहले फर्स्ट लोकसभा से लेके अभी तक जो मोदी जी रूल कर रहे हैं उसके बारे में फिर से चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था, क्लास नंबर 10 में मैंने 9th लोकसभा तक, इफ़ आई एम करेक्ट, 9th लोकसभा और 10th लोकसभा तक मैंने कवर किया था। तो इस क्लास में मैं, भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा मुझे, फर्स्ट लोकसभा से लेके अभी तक का जितना लोकसभा हुआ है सबके बारे में मैं फिर से कवर करूंगा, और इससे क्रिस्टल क्लैरिटी आएगा कि हमारे कंट्री में कौन कौन प्रधानमंत्री बने हुए हैं और कौन से टेन्योर में बने हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लोकसभा तुम लोग इनपुट दोगे। फर्स्ट लोकसभा टेन्योर बताओ, 1952 टू 1957। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर है इसमें, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हैं। और आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना सीट मिलता है इसमें? 364। सेकेंड लोकसभा 1957 टू 62, नेहरू जी ही प्राइम मिनिस्टर है इसमें भी। और आईएनसी को इसमें कितना सीट मिलता है? 371। थर्ड लोकसभा 1962 टू 1967, इसमें नेहरू जी भी रहेंगे और शास्त्री जी भी रहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री भी रहेंगे। करेक्ट। इसमें आईएनसी को कितना मिलता है? 361। करेक्ट। हाँ। फोर्थ लोकसभा 1967 टू 1970। करेक्ट। हाँ, क्योंकि इंदिरा गांधी जल्दी इलेक्शन करवा देती है, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस टूटा था। तो इसमें आईएनसी शुरुआत में 67 में आईएनसी को कितना मिलता है? 283। बट जानते हो टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है इस बीच में। उसके बाद फिफ्थ लोकसभा 1970 से लेके 1977 तक 21 मंथ का इमरजेंसी। हाँ, मगर 1970 में तो बहुत अच्छा जीत के आई थी INC-R, यानी कि INC-I कह सकते हो। 353 सीट्स, 352 सीट्स। यदि हम उनका भी जोड़ दें, CPI का भी जोड़ दें, तो 375 हो जाएगा। करेक्ट। ओके, सॉरी 71 से लेके 77 तक। हाँ, लोकसभा बताना है, टेन्योर बताना लोकसभा का। जब लोकसभा का हम टेन्योर देखेंगे तो समझ में आया कि कितना लंबा सरकार रहा है। सिक्स्थ लोकसभा, बच्चे लोग लिखना है कॉपी में, फिर से कॉपी में लिखना है इसको फिर से। यदि लिखे हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिखो इसको। हाँ, 1977 से लेके, हाँ बताओ, 1979 तक। जनता पार्टी, जनता पार्टी कितना मिला जनता पार्टी को? 295। कांग्रेस कितना मिला? कांग्रेस को मिला है, INC-I को मिला 154। हाँ, ये जनता पार्टी में INC-O भी आ जाएगा, बहुत सारा पार्टी शामिल रहेंगे। सेवेंथ लोकसभा, इसमें बताओ टाइम 1980 से लेके 84 तक। फिर से इंदिरा गांधी को वापसी। INC-R बोलो या फिर INC-I बोलो, कितना? 353। बताओ, प्रचंड बहुमत है ये।
8th लोकसभा, इसमें बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। अब बताओगे प्रिसाइजली? दिसंबर 1984। हाँ दिसंबर बताओगे, दिसंबर 1984। नवंबर 1989। अभी कौन होंगे? राजीव गांधी। आईएनसीआई को सबसे ज़्यादा, यानी कि अभी तक भारत में जो सबसे ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो वोट मिला है तो यही टेन्योर है, 404। और राजीव गांधी होंगे 9th लोकसभा। अच्छा 90 दिसंबर 1989 से लेके मार्च 1991। ठीक है, अब जारी रहोगे, इसमें किसका सरकार बनेगा? हाँ नेशनल फ्रंट। अब इसमें भी जानते हो कि दो तरह का होगा, इसमें भी है ना, तो इसमें बताओगे तुम लोग। आईएनसी का 197, जनता दल की जनता पार्टी, जनता दल, हाँ 153, 143, बीजेपी 85। चलो, तो बीजेपी ने समर्थन दे दिया बाहर से ही, अंदर से नहीं, बाहर से समर्थन दिया था, बात समझे ना। और पहला जो सरकार बना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इवेंट है, ये इवेंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे मंदिर और मस्जिद का लफड़ा होगा। तो यहाँ बताओगे बच्चे लोग, फर्स्ट सरकार बताओगे बीपी सिंह का। बीपी सिंह का सरकार कब था? दिसंबर 1989 से लेके नवंबर 1990। ये सरकार था बीपी सिंह का। और गवर्नमेंट का नाम क्या था? नेशनल फ्रंट। सब लिखते चलोगे स्टूडेंट, अब मिटाएंगे हम इसको। उसके बाद जैसे ही बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो फिर दूसरा बनेगा 90 से लेके जून, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बनेंगे। और इसी जानते हो कि मैं 1991 में क्या हुआ? राजीव गांधी का हत्या हो गया, असासिनेशन हो गया। 9th लोकसभा तो पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक कर चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में भी। चलो लिख लिए हो बच्चे लोग, सभी लोग? अब हम लोग करेंगे 10th लोकसभा। 10th लोकसभा, 10th लोकसभा। अच्छा 10th लोकसभा 10 में बताओ अच्छे से। जून 1991 से लेके मई 1996। इसमें जो आईएनसी आई को कितना मिला? 244। और इधर उधर से जोड़ घटाव करके सरकार बना है पीवी नरसिम्हा राव का। नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव का बना सरकार, ठीक है। बट जानते हो ये सरकार लगभग गिरने के कगार पे था स्टूडेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लगा था? 1992 या 93 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया था इसके ऊपर, इस सरकार के ऊपर। आई थिंक 92 या 93 में होगा। बट पीवी नरसिम्हा राव का सरकार बच गया, सेफ हो गया। कारण क्या है कि ब्राइबिंग दिया था, थोड़ा सा हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था, ब्राइबिंग दिया था। यही तुम्हारा कुछ एमपीस को, हाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, ठीक है, और कुछ जनता दल को भी। जनता दल का कुछ एमपी को खरीद लिया था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका भी एमपी को ब्राइबिंग दिया था। तो नरसिम्हा राव का सरकार बच गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन में, अन्यथा गिर जाता ये।
तो चलो अच्छी बात है, सरकार ने कंप्लीट किया अपना टेन्योर 5 साल। देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे देख रहे हो ना कितना कम समय के अंदर 2 यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए। लिख पा रहे हो ठीक से? हाँ, लिखना है इस चीज को। ये हो गया, चलो ठीक है, ये 5 साल चला, 11th लोकसभा। अब इसमें तो तुमको और गजब देखने को मिलेगा। मिटा देना ये बच्चे लोग, इसका बताओगे टेन्योर? अप्रैल और मई में इलेक्शन हुआ, यानी कि अप्रैल 1996 में इलेक्शन हुआ, अप्रैल और मई में। जानते हो फेज वाइज चलता है इलेक्शन। तो इसका यदि मैं टेन्योर का बात करूं, टेन्योर बताओ जल्दी से। 1996 से लेके 1998। अब देखो ये जो पीरियड है, मात्र कह सकते हो वही 2-2.5 साल का पीरियड है। मैं इतना अनस्टेबल पीरियड है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था, समझे ना? इस पीरियड में देखोगे सबसे पहला जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इसमें, फर्स्ट वो अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। टेन्योर बताओगे? 16 में 1 जून 1996, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए, 13 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। सोचो, ओनली फॉर 13 डेज, 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद क्या हुआ? समर्थन वापस ले लिया गया, सेकंड पीएम। इस फेज में बता रहा हूं क्योंकि इसमें तुमको 3 प्राइम मिनिस्टर नजर आएंगे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे, अच्छा क्या पार्टी फॉर्म हुआ था देखोगे जरा? हाँ, यूनाइटेड फ्रंट बना। यूनाइटेड फ्रंट बना और कितना सीट था यूनाइटेड फ्रंट के पास? 332 सीट। सब जोड़ गुना करके सबको लाया गया। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसके जो मुखिया होंगे वो एसडी देवगौड़ा होंगे। इनका टेन्योर बताओगे? जून 1996, अप्रैल 1997। इन्हीं के पोता ने इस बार कांड कर दिया था ना कर्नाटका में। हाँ, अभी भी जीवित है एसडी देवगौड़ा, कर्नाटका से आते हैं। इनका और भी इंट्रोडक्शन देखोगे तो ये सीएम भी रह चुके हैं कर्नाटका के। 1994 से लेकर 96 तक ये सीएम भी रह चुके हैं कर्नाटका के। उसके बाद एसडी देवगौड़ा के बाद आईके गुजराल थर्ड, इंदर कुमार गुजराल, इंदर कुमार गुजराल यही शख्सियत है जिन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था। लुक ईस्ट पॉलिसी, इंदर कुमार गुजराल। इनका टेन्योर बताओगे? 1997 अप्रैल 1997 से लेके मार्च 1998। मार्च 1998। तो कह सकते हो कि 1 साल के लिए है ये। तो तुम लोग को नजर आ रहा है बच्चे लोग, 2 साल के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए, एसडी देवगौड़ा लगभग 1 साल के लिए, इंदर कुमार गुजराल भी कह सकते हो लगभग 1 साल के लिए। तो हुआ, यानी कि हंग असेंबली हो गया। फिर अब कोई हो ही नहीं रहा है, फिर फ्रेश इलेक्शन होगा। नहीं तो गैप है, देख रहे हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, हाँ कह सकते हो कि बनने के लिए छोड़े हैं। चलो ये 11th लोकसभा हो गया ना, 12th लोकसभा देखो। इस 12th इलेक्शन होगा फरवरी और मार्च में, 1996 में, अच्छा 1998 में। हाँ, टेन्योर बताओगे? मार्च 1998
मार्च 1998 से लेके अप्रैल 1999। अप्रैल, आप बताओ कितना शॉर्ट लिव्ड लोकसभा। हाँ, सबसे छोटा लोकसभा होगा ये अभी तक का, नहीं 13 मंथ का सरकार चला है बच्चे लोग, 13 मंथ का सरकार चला है, ठीक से देखोगे तो। और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। कारण क्या है कि देखो अप्रैल 1999 में ना AIADMK जो राइवल पावर है डीएमके का तमिलनाडु में, अभी भी एग्जिस्ट है उसने सपोर्ट को विड्रॉ कर दिया था, जयललिता सपोर्ट विड्रॉ। और इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका था वो सुब्रमण्यम स्वामी का था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार गिरा दिया अटल बिहारी वाजपेयी का, समझ गए ना। तो 13 मंथ का सरकार चला। तो कह सकते हो, कोई तुम लोगों को पूछेगा कि अभी तक का सबसे शॉर्टेस्ट जो टेनर हुआ है लोकसभा का, वो लोकसभा कौन सा है, तो क्या बताओगे? 12th लोकसभा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 13th लोकसभा। हाँ 13th लोकसभा बताओगे? अक्टूबर 9। देखो ये लोकसभा का बात है, ये टेन्योर का बात है। एग्जीक्यूटिव तो और कंटिन्यू करते हैं, जब तक कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाएगा तब तक एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ये टेन्योर का बात है, क्योंकि टेन्योर से हमें पता चल जाएगा कौन प्राइम मिनिस्टर है। तो मैंने टेन्योर पर फोकस किया है, समझ रहे? प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर फोकस नहीं किया, मैंने लोकसभा का टेन्योर फोकस किया, वो ज़्यादा एक्यूरेट है समझने के लिए। अक्टूबर 1999 से लेके 2004। अब देखो कायदे से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए था, मगर क्या किए, वही साइनिंग इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि हम तो जीत ही जाएंगे, मगर गेम उल्टा हो गया। अब इसमें बताओगे, सीट बताओगे? 114, बीजेपी का तो जीत गए। ये एनडीए सरकार बना। देखो पहली बार एनडीए कॉन्सेप्ट आया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसलिए कहते हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार चलाया। तृणमूल कांग्रेस जो अभी है टीएमसी, ममता बनर्जी ने सपोर्ट दिया था बीजेपी को, हाँ रेलवे मिनिस्टर बनी थी, समझ पा रहे हो ना? हाँ तो एनडीए का सरकार, हाँ चलो अच्छी बात है कि चला है, 5 साल तक चला है, ठीक है। मगर ये कि स्टेबल सरकार था ये, हालांकि गठबंधन सरकार है मगर स्टेबल, जैसे पीवी नरसिम्हा राव का था, तो बीच में नहीं टूटा। ये अलग बात है कि इलेक्शन पहले ही चले गए, 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ पहले चले गए, क्योंकि इतना अटल बिहारी वाजपेयी को कॉन्फिडेंस था कि हम जीत ही जाएंगे, बट ऐसा हो ना सका। 14th लोकसभा ऑब्वियसली अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी देखो कंटिन्यू करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ 14th लोकसभा का टेनर बताओगे? नहीं। अब इसमें देखो आईएनसी बाजी मार लेगा। कितना आया? 141, बीजेपी 130। हालांकि ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत कम है, सरकार बना लेगा ये। तो यहाँ पे यूपीए वाला कॉन्सेप्ट है, यूपीए, ये यूपीए 1 हो जाएगा, इसमें मनमोहन सिंह रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। अब फुल टेन्योर चलेगा इनका, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। 15th लोकसभा में से लेके मई 2014। इसमें बताओगे आईएनसीयू कितना मिला? देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट बीजेपी को। देखो बीजेपी कहीं कम नहीं है, बीजेपी आ चुका है। सुषमा स्वराज सब मेन अपोजिशन लीडर थी उस समय, जोर शोर से मुद्दा उठाती थी। तो ये यूपीए 1 हो गया, तो ये यूपीए 2 हो जाएगा। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कौन हो गया? मनमोहन सिंह हो गया।
अब राजनीति में भूचाल आने वाला है, क्योंकि अब मोदी जी आने वाले हैं। यानी कि जो राजीव गांधी ने जो इतना भयानक, राजीव गांधी ने कब स्ट्राइक रेट दिया था, कब बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, याद करो, 84 से लेकर 89, यही ना है। अब उसके बाद पहली बार किसी प्रचंड बहुमत से किसी का सरकार आएगा और उसको नेतृत्व करेंगे मोदी जी। तो मोदी जी तो एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड है मोदी जी का कि इस लेवल पे पहुंच रहा है, इस लेवल पे आना। 15th लोकसभा, हाँ ये समझ गए, 15th लोकसभा हो गया। 16th लोकसभा, तो ये होगा तुम्हारा, वही जोड़ सकते हो। हाँ इसको सिंपल कर दो, नहीं तो क्योंकि ये तो बैठा हुआ है दिमाग में, है ना। 2014 मोदी जी कमाल कर दिए ना, बीजेपी वही 280 प्लस है, और आईएनसी गया गर्त में 40 के आसपास, 40-44, क्योंकि मेन अपोजिशन ही नहीं बन पाया, 50 से बिलो है, बिलो 50 कर दो, बिलो 50। और कौन बन जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री? मोदी जी। क्या क्रेज था उनका उस समय। 17th लोकसभा, पुलवामा अटैक, 17th लोकसभा, इसमें बीजेपी तो और कमाल कर दिया, अकेले दम पे लगभग 300 सीट, गठबंधन के साथ 350, 303 था। आईएनसी गर्त में, हाँ लेस देन 50 कर दे रहा हूं। फिर से मोदी जी, और इस बार जो तुम लोग विटनेस किए हो, और ये जो टेन्योर चल रहा है वो 18th लोकसभा का टेन्योर चल रहा है, समझे ना। अभी क्या चल रहा है? 18th लोकसभा चल रहा है ये। तो देखते हैं आगे क्या होगा 2024 से लेके आगे, है ना, जाए 2029 तक जाए ये, ठीक है, जाए आगे। अब यू नेवर नो। बीजेपी 240 सीट, आईएनसी 99 सीट, मोदी जी। इसमें तुम बता भी सकते हो किसने किसने दिया है, मेन जो दिया है, तो जदयू दिया है ना, जदयू दिया है, और टीडीपी, हाँ एलजेपी भी और भी है, ठीक है ना। तो मोदी जी का बन गया। हाँ ये सरकार, ये बीजेपी सरकार, ये बीजेपी सरकार, बट ये बीजेपी सरकार नहीं, ये एनडीए का सरकार। तो ये एनडीए 2 चल रहा है। एनडीए 1 चलाए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और एनडीए 2 कौन चला रहे हैं? हमारे मोदी जी। आए नहीं लिखे हैं बच्चे लोग, बात समझो, ठीक है ना। दुआ करो कि यहां तक जाए, ठीक है। तो ये अभी तक का तुम्हारा भारत का लोकसभा का टेन्योर है, पता चल गया होगा तुम लोग को। प्राइम मिनिस्टर, और हाँ यदि मैं बात करूं थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करके बताओ, तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वो भी बन चुके हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू जी एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उनको भी यदि ऐड कर लोगे तो सब प्राइम मिनिस्टर की श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि होम मिनिस्टर थे उस समय, करेक्ट। चलो, तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। अब ये बार बार नहीं बताएंगे, ये लास्ट ही बार था, ये इसको रख लोगे अच्छे से। तो प्राइम मिनिस्टर पता चला ना, भारत में बहुत प्राइम मिनिस्टर बने ना। अटल बिहारी वाजपेयी जो 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो 10th प्राइम मिनिस्टर थे, 10वां प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद फिर जोड़ते चलोगे, यदि अटल बिहारी वाजपेयी ने कंटिन्यू किया, उसके बाद कंटिन्यू किया ना अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, तो वो फिर एक ही टेन्योर, उनका जो संख्या सेम ही संख्या आएगा। ऐसा नहीं कि एक प्राइम मिनिस्टर फिर सेकेंड बार कंटिन्यू हुआ तो उसका संख्या नहीं बदलेगा, हाँ वो वही कहलाएंगे। जाकर देख लेना, कहीं पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में, ठीक से। एनीवे, बात को समझो कि कितने प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हैं, समझ गए ना बात को। चलो।
चलो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। अब आते हैं आज का मुद्दा पे। आज जो हम लोग क्लास में करेंगे, आज हम लोग करेंगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आज का जो क्लास होगा ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे बेस्ड होगा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि हमारा कास्ट का आदमी है, हम उसी को वोट देंगे। हमारा रिलीजन का आदमी, हम उसी को वोट देंगे। हमारा जगह का आदमी, हम उसी को वोट देंगे। समझे ना? तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। देखो बच्चे लोग, जब राजीव गांधी का सरकार खत्म हुआ 1999 में, तो रीजनल पॉलिटिक्स बहुत हावी होना शुरू हो गया हमारे कंट्री में, जो कि साफ दिखता है। उसके बाद देखे होगी कि कोई प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। यदि किया भी तो गठबंधन का सरकार ने किया। वो बहुत बाद में 2014 में आके मोदी जी ने उस चीज़ को रिवर्स कर दिया। वहाँ बीच में तो हमने देखा है सरकार को गिरते हुए भी, हमने देखा है 13 दिन का सरकार भी देखा है हम लोगों ने 1 साल का भी सरकार देखा है कि नहीं देखा है। इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? तुम्हारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो 90s का ये दौर है, जो ये जो 90s का जो दौर है, हाँ, यानी कि 1984 से लेके 1989 तक हमने देखा मजबूत राजीव गांधी का सरकार। मगर आफ्टर 1989 तुमको कोलिशन का सरकार दिखेगा अंटिल 2014। इस बीच में तो रहा लंबा 20-25 साल, समझ रहे हो ना? 20 साल लगभग, 20-25 साल लगभग रहा है। तो कारण क्या है? वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बढ़ना। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बढ़ना। इनफैक्ट जो यूनाइटेड फ्रंट बना अंडर योर, हाँ नहीं, अच्छा सॉरी, यूनाइटेड फ्रंट बोले, हाँ यूनाइटेड फ्रंट बोलो, या फिर फर्स्ट वाला जो इनके अंदर जो बना था चंद्रशेखर से पहले, बीबी गिरी, नेशनल फ्रंट। जो नेशनल फ्रंट का जो सरकार बना था 90 के आसपास, उसने भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बहुत यूज किया है। तो ये स्टार्ट कहां से हुआ? अचानक कैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ गया भारत की राजनीति में? तो यदि इसको यहाँ पे लिखो आइडेंटिटी, ये दिखा आपको 90s में दिखा, मगर 90s में हम्बल बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंग तो पहले से हो चुका है। कोई भी चीज अचानक नहीं आता है ना, उसका भूमिका पहले से तैयार हो रहा होता है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का यदि देखोगे स्टूडेंट, तो शुरुआत तो हो गया था 1970 से ही, 1980 से ही। देखो हुआ क्या कि जो बैकवर्ड क्लास वाले लोग सब है, ओबीसी वाले लोग हैं, हालांकि इसके बारे में तो पूरा क्लास हमारा इसी पे बेस्ड है। जो ओबीसी वाले लोग हैं, लैंड रिफॉर्म्स के वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना शुरू हो गए। ये लोग से इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो गए। जब कोई तबका इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाए तो वो अब चाहेगा कि हम पॉलिटिकली भी एम्पावर्ड हो, तो उसी में वो खोजेगा कि हमारा भी होना चाहिए पावर में। तो कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, इसने क्या किया कि बहुत सारे क्लासेस को, यानी कि वही ओबीसी बैकवर्ड कास्ट को कह सकते हो, एम्पावर्ड किया, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड किया। जब ये लोग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगे तो देर क्या चीज सर्च करेंगे कि हमको पॉलिटिक्स चाहिए, हमको पावर चाहिए, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए। तो ये लोग पावर ढूंढेंगे, वी रिक्वायर पावर। अब देखो ये शुरुआत हुआ कहाँ से? इसका शुरुआत कहोगे बच्चे लोग तो जरूर मैं डायरेक्ट अब अदर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड में जाता हूँ। भारत में जो सबसे पहले जो ओबीसी कमीशन बना, तो वो काका कालेकर कमीशन बना था, फर्स्ट। हाँ, इसको लिख लो, फर्स्ट ओबीसी कमीशन बना, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेहरू जी के टाइम में बना था। तो ये कमीशन का नाम है काका
कालेकर कमीशन। 1953 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और ये 1955 में बन के तैयार हो गया। तो पहला जो ओबीसी कमीशन है, अदर बैकवर्ड कमीशन, वो बाबा काका कालेकर कमीशन है, ठीक है, काका कालेकर कमीशन है। जो सेकंड कमीशन बना स्टूडेंट, जो सेकंड कमीशन जो बनेगा, सेकंड ओबीसी कमीशन बनेगा, वो और कोई नहीं, मंडल कमीशन होगा, मंडल कमीशन। और ये जो मंडल कमीशन ने पूरा भूचाल ला दिया राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में। यही मंडल कमीशन है जिसकी वजह से लालू प्रसाद बना, मुलायम सिंह बना है। ये है, ये है सेकंड ओबीसी कमीशन जो बना है, वो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन है। ये 1979 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1979 में तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इसने जो रिपोर्ट दिया अपना, इसने रिपोर्ट कब दिया? 1980 में दिया है। तो कहोगे कि सर 1979 में तो जनता पार्टी था। हाँ बिल्कुल, जनता पार्टी ही है। जनता पार्टी ने ही बनाया था इस कमीशन को, ये जनता पार्टी ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। याद करो, जनता पार्टी इंदिरा गांधी से लड़ा था, जिसमें INC-O भी है इसके अंदर। तो कहोगे सर अचानक कैसे आइडिया आ गया मंडल कमीशन का? तो वो आइडिया लाने का भी बिहार से ही शुरू हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने, देखो इसका जो जेनेसिस में बता रहा हूं सेकंड कमीशन का, कर्पूरी ठाकुर बिहार के CM रह चुके हैं और इस बार 2024 में इनको भारत रत्न से नवाजा भी गया है। तो 1971 में कर्पूरी ठाकुर ने बोला कि इनफ इज इनफ, अब हम मुंगेरी लाल कमीशन जो है उसको हम लागू करने जा रहे हैं, मुंगेरी लाल कमीशन। तो कहने का मतलब है कि मुंगेरी लाल कमीशन एक जरिया बना मंडल कमीशन के लिए। जब ये बिहार में लागू कर दिया तो सेंटर पे असर पड़ा इसका, बात समझे? इसलिए आनन फानन में जनता पार्टी ने, क्योंकि जनता पार्टी में बहुत सारे लोग सब हैं, समझे ना, वो बहुत सारे अलग अलग सोशलिस्ट पार्टी है दुनिया भर का, तो होना चाहिए। तो कर्पूरी ठाकुर 1971 में मुंगेरी लाल कमीशन को क्या कर दिए? इंप्लीमेंट कर दिए। और ये इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि रिजर्वेशन देना कास्ट को, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, जॉब, गवर्नमेंट जॉब में कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन देना। ये कॉन्सेप्ट लाने वाले कर्पूरी ठाकुर थे। मुंगेरी लाल कमीशन को इंप्लीमेंट किए, सेंटर पे असर पड़ेगा। तो सेकेंड ओबीसी कमीशन, मंडल कमीशन बैठाया गया जनता पार्टी के द्वारा। अब इसे हुआ क्या? अभी ये सब चीज चल रहा है। अब मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन समझो, ये हो गया, मिटा देना ये। अब देखो, जानते हो कई बार ना राजनीति चमकाने के चक्कर में काम बिगड़ भी जाता है। अब बीजेपी इस चीज से बहुत खुश नहीं होगा। बीजेपी क्यों खुश होगा? बीजेपी का देखो कि आइडियोलॉजी क्या है, हिंदू, कास्ट नहीं। इसलिए यहां बिहार में जब बोला गया कास्ट सेंसस करेंगे तो ऊपर से क्या है आदेश? नहीं करना है आपको, क्योंकि इसे हिंदू टूटेगा। और हिंदू शुरू से ही टूटा हुआ है, रीजन में, रीजन में, लैंग्वेज में, क्रीड में, सेक्ट में, समझ पा रहे हो ना? और कास्ट में तो है ही। तो स्टूडेंट यहां पे देखोगे, अच्छा मंडल कमीशन का जो भी रिपोर्ट आया, स्थिति क्या था इस कंट्री में? स्थिति ये था कि हर कोई SC और ST का बात कर रहा था। चलो अच्छी बात है, SC और ST को एम्पावर करना जरूरी है। व्हाट अबाउट द कास्ट दैट सैंडविच बिटवीन ब्राह्मण्स एंड SC और ST? जो ब्राह्मण्स और राजपूत जो ऊपर में रह रहे हैं और जो नीचे SC और ST रह रहा है, बीच का जो कास्ट है वो भी तो मर रहा है, वो भी तो दबा हुआ है। तो मंडल कमीशन का खेल तो वही बीच का कास्ट को ही वो करने के लिए है। तो ये भी तो लंबा समय से चल रहा था। तो मंडल कमीशन ने वही जो सैंडविच है, बीच में जो कास्ट पड़ा हुआ है, ये जो कास्ट दबा हुआ है, ऊपर में ब्राह्मण है, राजपूत है और नीचे SC और ST है, तो ये तो अपना पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है। चलो इसको सरकार देख ही रही है शुरू से ही। ये बेचारा कहाँ जाएगा? और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा
जब लैंड रिफॉर्म्स आएगा तो ये भी वोकल होना शुरू हो जाएगा, ये बोलेगा कि हमको चाहिए भाई पावर चाहिए, हमको भी पावर चाहिए। अब मंडल कमीशन ने ला के और दे दिया उसको कि भाई पावर चाहिए, हम दे रहे हैं। तो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन समझो, मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन देखो, बहुत ही अलग इस पे डिबेट अभी भी है, उस समय भी डिबेट, तगड़ा डिबेट हुआ था। मंडल कमीशन 1980 में अपना रिकमेंडेशन देता और वो क्या कहता है कि भारत में 3743 ऐसे ही कुछ संख्या है जो कास्ट है वो बैकवर्ड है। पूरा भारत में आंकड़ा निकाला गया और क्या पता चला, लगभग 743 कास्ट क्या है, बैकवर्ड है। तो जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास नहीं है, वो बैकवर्ड कास्ट है। और ऐसे कास्ट को रिजर्वेशन देने की जरूरत है, ऐसे कास्ट को रिजर्वेशन देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, ये और कुछ नहीं, बैकवर्ड कास्ट ही है। ये क्या है, बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है। अब क्लासेस और कास्ट समझो बच्चे लोग, एक क्लास का मतलब होता है अमीर और गरीब, क्लास का मतलब होता है अमीर और गरीब। अमीर और गरीब किसी भी कास्ट से हो सकता है। मतलब आप किसी कास्ट को बोल रहे हैं कि आप बैकवर्ड हो, तो यानी कि कास्ट के साथ वो चीज जुड़ गया है, वो बहुत डेंजर चीज है वो। तो बैकवर्ड क्लासेस और कुछ नहीं, बैकवर्ड कास्ट है। अच्छा, यहां पे भी गलती से क्लास लिख दिया, बैकवर्ड कास्ट है। और कितने हैं भारत में, 3700। हाँ, तो इतने कास्ट चिन्हित हुआ। क्योंकि इसका जब डेटा निकाला गया तो मंडल कमीशन ने क्या बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भागीदारी नहीं है इन लोग का ज़्यादा, एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन कम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन कम है, बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन कम है, कोई IAS IPS नहीं है ऐसे कास्ट से। तो ये तबका तो बहुत पीछे चला गया। तो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि OBC, वही इसी को बोलेंगे अदर बैकवर्ड कास्ट, इसको कम से कम 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। क्योंकि ये जो कास्ट है ये बहुत पीछे हो गया है, तो 27% रिजर्वेशन देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये मंडल कमीशन का बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है ये, बात समझे। हाँ, बट ये भी बोला कि एट द सेम टाइम जो आप पहले से 22.5% जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो SC और ST का, वो कैरी करते रहो, उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है। तो मंडल कमीशन में ये भी बोला गया कि जो पहले से जो चल रहा है 22.5% रिजर्वेशन SC और ST का, वो कंटिन्यू करो, उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। बट 27% रिजर्वेशन देने की जरूरत है OBC को। OBC का मतलब क्या, ये कास्ट, समझे। डिबेट भारत में एक फ्रेश डिबेट। अब फ्रेश डिबेट ये है कि ये जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन है ये कहाँ तक उचित है, मतलब उस समय। इसमें पहला देखो कंटेंशन क्या है, मैं बोलूँगा लिखूंगा नहीं, तुम लोग लिख लेना, समझ लेना कि कैसे एक कास्ट को हम बैकवर्ड बोले। हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर का जो इनकम है बेटर हो सकता है, जो ये थोड़ी कि हर वो कास्ट का हर एक आदमी ही गरीब हो। अभी भी ये कंटेंशन होता है कि नहीं होता है, जैसे SC को लेकर भी ये कंटेंशन होता है। हाँ, सोशल था, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन सोशल था, वही बात है। तो बट फैमिली इनकम ज़्यादा हो सकता है, तो कैसे हर तबका, हर ये पर्टिकुलर कास्ट को आप बैकवर्ड क्लास बोल रहे हो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कंटेंशन था उस समय, थिंक टैंक ने जो उठाया था मामला। दूसरा ये है कि जब आप इस तरह का रिजर्वेशन दोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेरिट पे बेस नहीं है। मगर जब ये जो सेकंड जो काउंटर किया है, जो सेकंड बोला है कि यदि आप मेरिट पे बेस नहीं, रिजर्वेशन से आप दे रहे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट जॉब में, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी खत्म होगा। बट इसको काउंटर किया गया ये बोल के कि साउदर्न इंडिया में अधिकतर जो राज्य है जहाँ पे 2/3 रिजर्वेशन कास्ट को लेके ही है, वहाँ तो कोई एफिशिएंसी खराब नहीं हुआ, तो यहाँ पे कैसे एफिशिएंसी खराब हो जाएगा।
तो काउंटर हुआ, मंडल कमीशन तो हो गया। हम उस समय बोले इंटेलेक्चुअल के बीच में क्या था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये इंदिरा सावनी केस 1992 वहां तक जाएगा ये, क्योंकि कैसे आप रिजर्वेशन दे सकते हो, तो अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा स्टूडेंट, ये वाला चीज कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इंदिरा सावनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। दो इंपॉर्टेंट इसमें कह सकते हो कि रिमार्क होगा सुप्रीम कोर्ट का। पहला क्या होगा कि रिजर्वेशन दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉट अबव 50%, 50% तक लिमिट होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना? और दूसरा क्या है बच्चे लोग कि जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो गवर्नमेंट जॉब में दो, मैं वो रिक्रूटमेंट तक ही देना, प्रमोशन में मत देना। हाँ, अभी भी स्टिल कैरी है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यानी कि जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो अप्लाई केवल रिक्रूटमेंट तक ही होगा, प्रमोशन में नहीं। क्या है इसका मतलब कि ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम देते हो ना, यूपीएससी का एग्जाम भारत का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, तो उसमें ओबीसी है कैटेगरी, तो तुम एक बार आईएएस बन गए, तो आईएएस से जो ऊपर रैंक जो होता है वो ये बोल के नहीं पहुंचाया जाएगा कि तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास मेरिट है तुम ऊपर जाओ, तुम्हारे पास मेरिट नहीं तो नीचे बैठे रहो। वो मेरिट के बेस पे प्रमोशन होगा, वो कास्ट के बेसिस पे नहीं हो सकता। और अभी भी स्टिल ये कैरी होता है सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा सावनी जजमेंट 1992 का। समझ गए ना? हाँ, ये होगा। अब बच्चे लोग रिजर्वेशन का बात आया, राजनीति चमकेगा, रीजनल पॉलिटिक्स चमकेगा यहाँ पे। तो देखो ये स्टूडेंट, जनता पार्टी, जनता दल, ये जो जनता दल है यहीं से सब टूटा है, जदयू टूटा, आरजेडी टूटा, मुलायम सिंह यादवों का नेता, लालू प्रसाद यादवों का नेता, सब जनता दल का ये मेंबर रहा है। जब देखा कि रीजनल पॉलिटिक्स इतना हावी हो रहा है तो सब वहाँ से टूट जाएगा, अपना अपना पार्टी बना लेगा। यादव के बीच में सबसे पॉपुलर और स्टेट का मुखिया बन जाएगा, सीएम बन जाएगा। मुलायम सिंह बने कि नहीं बने? हाँ, लालू प्रसाद बने कि नहीं बने? तो देख रहे हो, मंडल कमीशन ने पूरी तरीके से राजनीति को बदल दिया और अपना अपना रीजनल पार्टी बना के अपने अपने स्टेट में रूल करना शुरू कर दिए। सभी जनता दल से ही आते थे ये लोग। जब ये सेम चीज जब इसने सोचा, ये तुम्हारा जो बीपी सिंह ने कहा कि ठीक है, हम मंडल कमीशन को लागू करेंगे, हम मंडल कमीशन को लागू करेंगे। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि बीजेपी नाराज हो गया, बीजेपी नॉट हैप्पी। और देखो बीपी सिंह को भी अपना राजनीति चमकाना था, ठीक है, कि मंडल कमीशन, क्योंकि हवा उसी तरफ था। जानते हो ना, पॉलिटिशियन लोग जिस तरफ हवा हो उसी हिसाब से अपना काम करता है। तो बीजेपी हैप्पी नहीं था कि अरे यार हम चाहते हैं हिंदू को यूनाइट करना, इससे तो हिंदू टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताओ तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, इसलिए बीपी सिंह का सरकार गिर गया था, तब चंद्रशेखर आया था। ये रीजन है। तो मंडल कमीशन सबसे बड़ा रीजन है बीपी सिंह का सरकार गिरने का, समझे। और बीपी सिंह ने थोड़ा सा मुस्लिम अपीजमेंट भी किया था, मुस्लिम अपीजमेंट भी हुआ था, ये भी पसंद नहीं था। अब देखो ना, अब देखो ओबीसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यदि ओबीसी का बात करोगे तो जाट है, जाट तुम्हारा पंजाब और हरियाणा में एक्टिव, जाट पूरी तरीके से राजनीति बदल देगा। मराठास है ओबीसी में, महाराष्ट्र में, हाँ, और गोडियार्स है तमिलनाडु में, यादव्स है बिहार और यूपी में। ये पूरा राजनीति को पलट देगा ये यादव्स लोग, मतलब ये ओबीसी वाले लोग सब। और जो इसके हक का बात करेगा वो रूल करेगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो कैसे मंडल कमीशन ने पॉलिटिक्स को चेंज किया है, कैसे रीजनल पार्टी लोग सेंटर तक चले गए हैं, ये हो गया। चलो ठीक है।
लिखते रहना है, लिखते रहना है, समझे ना, हर चीज़ नहीं लिखा सकते हैं हम बोर्ड पे, बोर्ड का लिमिटेशन है। अच्छा, अब चलो ठीक है, मंडल कमीशन हुआ, राजनीति चेंज हुआ, दुनिया भर का चीज़ हुआ, बीजेपी अपना आएगी, बीजेपी का भी, क्योंकि बीजेपी देखो सरकार बनाई है बीजेपी ने, तो बीजेपी का पॉलिटिक्स अलग है। बीजेपी जो बना है भारतीय जनसंघ और जनता दल, हाँ जनता पार्टी, वो मर्ज करके बना है बीजेपी 1980 में। याद करो 1979 में आरएसएस पे आरोप भी लगा था, जमशेदपुर जो स्टील प्लांट में जो राइट्स हुआ था उस पर आरोप लगा था, और वो आरोप कितना सही है मुझे नहीं पता है, मैंने बोला था क्योंकि उस समय उसका सरकार था। हाँ सरकार, जानते हो सरकार यदि अपोजिशन का हो तो अब लगा देते हो, ठीक है, और जो भी हो 1980 में बीजेपी पार्टी बना ना जी एल.के. आडवाणी के अंडर, तो भारतीय जनसंघ और जनता दल जनता पार्टी ये मर्ज करके बना बीजेपी, कब 1980 में। अब बीजेपी भी अपना अलग तरीके से अपना स्ट्रैटेजी अपना लेके चलेगी। बीजेपी देखो, बीजेपी डिफरेंट है, बीजेपी इसलिए डिफरेंट है, इसका जो आइडियोलॉजी है देखो, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट होगा। बीजेपी का जो आइडियोलॉजी देखोगे तो वो गांधीयन सोशलिज्म पे बिलीव करता है, जान के तुम लोग को हैरानी होगा, गांधीयन सोशलिज्म है उनका, मैनिफेस्टो पढ़ोगे ना तो गांधीयन सोशलिज्म, बट यहां पे हिंदुत्व का एलिमेंट, हिंदूनेस, यूनाइटेड हिंदू, यूनाइटेड हिंदू। ये बीजेपी का रहेगा अपना आइडियोलॉजी। जब पॉलिटिक्स में कास्ट हावी था, आइडेंटिटी हावी था, तो बीजेपी ने इस चीज को नहीं चुना, बीजेपी ने रिलीजन को चुना, और बीजेपी जो फोकस किया है वो मंदिर और मस्जिद में किया है। मंदिर और मस्जिद में फोकस किया, डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजनल पार्टीज। याद करो सितंबर 1990, राजीव गांधी जिंदा है, सितंबर 1990 में अनाउंसमेंट हुआ कि बीजेपी जो पार्टी है वो सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा करने जा रही है, रथ यात्रा, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक। इसमें बहुत सारे लगभग 6-7 स्टेट क्रॉस किया जाएगा और हिंदू को मोबिलाइज किया जाएगा। सोमनाथ देखो, सोमनाथ टेम्पल जो जानते हो ना, पहला ज्योतिर्लिंग जो भारत का है। अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो तुमको ये भी समझ में आना चाहिए कि आरएसएस क्या चीज है। राष्ट्र स्वयंसेवक बना 1925 में। बीडी सावरकर का जो विचारधारा है वो आरएसएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। बीडी सावरकर क्या बोलते थे? पितृभूमि है ना, यानी कि पितृभू, हमारा जो लैंड है वो फादर लैंड है, और सभी जो लोग हो यहाँ का कल्चर को एक्सेप्ट करना होगा। हिंदुत्व, हिंदू, ऑल आर हिंदू। तो उस हिसाब से देखोगे तो जो बाहर से जो लोग आए हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आरएसएस हमेशा यूनाइटेड हिंदू का बात किया है, यूनाइटेड हिंदू। और आरएसएस बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट, कभी ये मत सोचना कि खराब ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि चाहे वो कश्मीरी पंडित का इशू हो, चाहे नेचुरल कैलेमिटी में जो डेड हुआ उसका बात हो, हर तरफ ही आरएसएस ने मदद किया है। ठीक है, तो नेचुरल कैलेमिटी में भी देखो बहुत ज़्यादा योगदान था। हाँ, रिलीफ कैंप लगाने में आरएसएस सबसे आगे, यूनाइटेड हिंदू, ये सब आरएसएस। और ये आरएसएस का विचारधारा बीजेपी तुमको दिखेगा, क्योंकि आरएसएस पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो वो दिखेगा। अब देखो सितंबर 1990 में घोषणा हुआ कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा होगा, रथ यात्रा। और यही रथ यात्रा में अभी के जो प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर थे वो एल.के. आडवाणी थे। हाँ, अयोध्या को निकाला। अब कहो कि अचानक ये अयोध्या वाला कहां से आ गया, अयोध्या कैसे ढूंढ लिया गया, अयोध्या वाला अचानक कैसे आ गया मामला?
तो अयोध्या का मामला समझना है तो तुमको 1986 का फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, फैजाबाद का जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट, वही फैजाबाद का जो कोर्ट है, कोर्ट की जो जज है उसने कहा कि जो बाबरी मस्जिद में जानते हो कि पहले से ही बाबरी मस्जिद तो हिंदू का जो रामलला का जो टेम्पल था उसको डेमोलिश करके बनाया गया 16वीं सेंचुरी में बाबर के द्वारा। तो वहां पे जाकर पूजा कर सकता है, ओपन टू प्रे, ओपन टू प्रे। अभी 1986 है, अभी राजीव गांधी जीवित है। एक काम करो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो उसको। वो बंद कर दो ना। तो बाबरी मस्जिद ओपन टू प्रे, ठीक से बंद करो उसको। तो राजीव गांधी का टेन्योर देखो 89। ये मुद्दा को पॉलिटिकल मुद्दा बनाने वाला और कोई नहीं, राजीव गांधी है अयोध्या का, ठीक है। और इसका जो फायदा उठाया वो बीजेपी ने फायदा उठाया। तो ऐसा क्या घटना घटा भारत में कि राजीव गांधी को अयोध्या तक आना पड़ा? कुछ तो घटना घटा होगा ना। तो ये देखो पहला जो घटना घटा था वो शाहबानू केस, शाहबानू केस। अच्छा, शाहबानू केस में क्या हुआ स्टूडेंट? शाहबानू समझ में आ गया होगा नाम से ही, मुस्लिम लेडी है और इनका डाइवर्स हो गया, ठीक है। इनका डाइवर्स हो गया, जो रीमैरिड हस्बैंड जो थे, शादी जिनके साथ हुआ था फिर से, उनके साथ इनका तलाक हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट गई अर्जी लगाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको डाइवर्स मिला है तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको मिलेगा हस्बैंड के द्वारा। मसरिया लॉ में कहीं है ही नहीं ये बात कि मेंटेनेंस कॉस्ट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था कि इसको मेंटेनेंस कॉस्ट मिलेगा। राजीव गांधी ने कहा कोई बात नहीं, हम पार्लियामेंट में लॉ लाके हम बदल देंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मुस्लिम को अपील करने के लिए। शाहबानू को जो मिलना चाहिए था मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं मिल पाया। तो जब इधर मुस्लिम के लिए कर रहे थे, हिंदू समाज में क्या जाएगा मैसेज कि देखो ये मुस्लिम का सरकार है, मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है। तो ये बोले इस चीज को बैलेंस करने के लिए फिर अयोध्या गए और वहां बोले कि कोई बात नहीं, बीएचपी, हाँ, विश्व हिंदू परिषद, तुम लोग क्या कर सकते हो, जाओ पूजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, खोल दो, गेट खोल दो, पूजा करेगा हिंदू लोग, बैलेंस करने के लिए। तो ये केस हुआ शाहबानू का केस। शाहबानू केस में राजीव गांधी ने, बच्चे लोग लिख पा रहे हो ना तुम लोग? हाँ, थोड़ा थोड़ा लिखा करो उसमें। हाँ, पार्लियामेंट से एक्ट पास कर दिया, पार्लियामेंट से लॉ पास कर दिया, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है शाहबानू केस में, शाहबानू के हक में वो था फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर मिलेगा। डाइवर्स वो क्या सरिया लॉ है, अपने जगह लॉ है ना। यदि सिविल कोड के हिसाब से देखा जाए, मैरिज सिविल कोड के हिसाब से देखा तो मिलना ही चाहिए कंपनसेशन, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बस राजीव गांधी की सरकार ने वो चेंज कर दिया, पलट दिया उसको, मुस्लिम अपीजमेंट है वो। तो बैलेंस करने के लिए, और ऐसे भी देखो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ने बोल ही दिया था ना, ये देख रहे हो ना कि बाबरी मस्जिद का वो खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए प्रे करने के लिए। तो राजीव गांधी की सरकार ने बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद को बोला कि जाओ प्रे करो। अब जब ये इजाजत मिल गया कि प्रे करो, तो आगे कहाँ जाएगा ये बात? हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ जाएगा इससे, हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ जाएगा। अब बाबू उस समय था मुलायम सिंह का सरकार 90 में, कार सेवक एक्टिव हो गया। 1990 में कार सेवक लोग जो है घेर लिया बाबरी मस्जिद को, मुलायम सिंह का सरकार। अब मुलायम सिंह ने ऑर्डर दे दिया ओपन फायर कर दो, समझे? ओपन फायर, कई कार सेवक मरे। यानी कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। और ऐसे भी बाबरी मस्जिद के बारे में जो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स उस समय जो पाया गया था, तो ये बात साफ साफ स्पष्ट था कि मुसलमान लोग भी उतना उस जगह को उतना नहीं मानता है जितना वो लोग क्लेम करता है। और ये साफ साफ स्पष्ट था कि 16वीं सेंचुरी में बना है और राम मंदिर को ही डेमोलिश करके बना है। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे ही दिया उसके ऊपर
जान रहे हो कि बाद में जानते हो कि मेजोरिटी से दिया है जजमेंट। और ऐसे भी मुसलमान उस चीज़ को अपना पिलग्रिमेज नहीं मानता है बाबरी मस्जिद को, और हिंदू मानता है पिलग्रिमेज। हिंदू लोग कई जगह से आते हैं वहाँ विजिट करने के लिए, इस सोच से कि ये क्या है, ये मंदिर बर्थ प्लेस है राम का, तो हिंदू के लिए ज़्यादा ऑस्पिशियस हो गया वो। तो हिंदू मुस्लिम टेंशन तो होगा ही होगा। और रथ यात्रा भी इसलिए हो रहा है, मोबिलाइज करने के लिए। 90 में कार सेवक जब गए घेरने के लिए तो ओपन फायर हो गया, सिचुएशन बहुत खराब हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स उतारना पड़ा। बीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने बोला कि 6 दिसंबर 1992 को हम बाबरी मस्जिद पे जाके क्लेम करेंगे, और ये बहुत ऑस्पिशियस डे हिंदू लोग मानते हैं इस चीज को। 6 दिसंबर क्यों 6 दिसंबर? क्योंकि 6 दिसंबर लगभग 1 लाख कार सेवक, 1 लाख कार सेवक, समझ रहे हो स्टूडेंट, 1 लाख कार सेवक त्रिशूल छोटे छोटे हथियार और भी कुछ कुछ चीज लेके पहुंच गए। और जो मस्जिद का जो ढांचा है, मस्जिद का जो डोम्स, सबको तोड़ दिया। और उस समय जो सरकार था वो कल्याण सिंह का सरकार था 92 में। तो कल्याण सिंह बोला कि हमको कोई तकलीफ नहीं है इस बात का, यानी कि लॉलेसनेस सिचुएशन, पूरी तरीके से स्थिति खराब हो गया। फिर कल्याण सिंह को बुलाया गया वहां पे, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था। कल्याण सिंह को इनफैक्ट उससे पहले ही बुलाया गया था, मीटिंग हुआ, ठीक है। उसके बावजूद भी जब 1992 में जो कार सेवक आ गए तो कल्याण सिंह की सरकार ने कुछ नहीं किया। प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग गया स्टूडेंट। कल्याण सिंह का सरकार बर्खास्त हो गया, फिर मुलायम सिंह आए, जीत के इलेक्शन जो होगा। फिर 1997 में फिर कल्याण सिंह बने, बट कल्याण सिंह को फिर आला कमान बीजेपी ने ही निकाल दिया कल्याण सिंह को, क्योंकि कल्याण सिंह कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे तो उनको निकाल दिया गया, पार्टी डिसिप्लिन बोल के उनको निकाल दिया गया। और तब से बीजेपी साफ हो गया। कल्याण सिंह एक बहुत बड़ा नेता था बीजेपी का यूपी में, मगर ये जो 6 दिसंबर 1992 में किसी का सरकार था तो वो कल्याण सिंह का था, बट इससे पहले जो पहल हुआ था बाबरी मस्जिद में कार सेवक का, तो उस समय मुलायम सिंह थे। वहाँ रुका नहीं कार सेवक फिर जाके, और ये 6 दिसंबर 1992 को पूरा मस्जिद को ही पूरा ढा दिया गया, और सैफरन फ्लैग सब पूरी तरीके से उसमें किया गया कि चलो हिंदू जीत गया। तो ये इवेंट हुआ तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा ना। हाँ, इसका असर पूरा भारत पे पड़ेगा, इसका असर, समझ रहे हो ना स्टूडेंट। तो ऐसा कुछ हुआ है। अब पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, मिटा देना, लिख लियो ना, सब चीज लिखाना मुश्किल है। हाँ, कार सेवक का मतलब है कि जो संघ का आदमी सब, जो हिंदू टाइप, जो हिंदू को प्रमोट करना चाहता है, ऐसे लोग सब, बहुत सारे लोग गए उसमें। पैरामिलिट्री फोर्स उतारना पड़ा, और लगभग 10 दिन लगा बच्चे लोग, 10 डेज लगा नॉर्मलसी को स्टोर करने, तभी तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। लगभग 10 दिन लगा सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, तब तक तो बाबरी मस्जिद टूट चुका है, खत्म क्लास। तो इसका असर पड़ेगा, इसका असर डायरेक्ट पड़ेगा इलेक्शन में। देखना बीजेपी का, देखो इलेक्शन, उसके बाद उसका वोट शेयर बढ़ जाएगा तगड़ा। तो कहां ध्यान यहां मंडल में था, कहां कास्ट पॉलिटिक्स चल रहा था। तभी तो एल के आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया बिहार में लालू प्रसाद यादव के द्वारा। समझ रहे हो ना, सब अपना अपना पॉलिटिक्स कर रहा है जो बात है, ठीक है। कोई कास्ट को लेके, कोई रिलीजन को लेके मोबिलाइज किया जाता है, तरीका है पॉलिटिक्स में। तो चलो, ये तो हो गया, बाबरी मस्जिद का कांड हो गया, ये दुनिया भर का चीज है ना। पीवी नरसिम्हा राव का भी हालत खराब हो गया था, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करे, पैरामिलिट्री फोर्स उतारना पड़ा, दुनिया भर का चीज। अब देखो साथ साथ तुम्हारा और भी तो बहुत मूवमेंट चल रहा है साथ में। ये तो बीजेपी का हो गया, दलित का भी होगा, समझे, दलित का भी होगा। तो यदि मैं दलित का बात कर, चलो ये मूवमेंट समझ गए ना, ये यहां तक हुआ। हाँ, इसको आगे भी जोड़ के देख सकते हैं। जैसे देखो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इसके बाद यदि दंगा का बात करूं, 2002 याद करो, 2002 में मुजफ्फरपुर से गोधरा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन
खुली। और अयोध्या में बहुत सारे कार सेवक बैठे इस ट्रेन में और गोधरा जंक्शन पहुंचा, गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल में जाना चाह रहे थे आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है, तो एक बोगी में जो कार सेवक थे, एक बोगी को जला दिया गया और उसमें लगभग 60 कार सेवक मर गए, 60 कार सेवक। और जो जलाने वाले लोग थे मुस्लिम लोग थे। बैकक्लैश हो जाएगा, इससे बैकक्लैश हो जाएगा, गुजरात में दंगा हो जाएगा, तो गुजरात राइट्स हो जाएगा। और उस समय जो गुजरात के सीएम थे वो और कोई नहीं, मोदी जी ही थे। तो इन पे आरोप भी लगता है, कमीशन बना। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है दिक्कत पता है क्या है? चालाक लोग है ना, पॉलिटिक्स तो बहुत करता है लोग सब। और उस समय देखो राजनीति, अब 2002 है, ऊपर कांग्रेस आ जाएगा, है ना, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस आ जाएगा वहाँ पे। कोशिश तो था कि इस तरह सीएम को बढ़िया से वो कर दे, लपेट दे। या फिर कोशिश ये भी था कि जो कार सेवक का जो मौत हुआ है वो एक कंस्पिरेसी नहीं हो, ऐसा साबित करना। समझ पा रहे हो ना? जिसका सत्ता है बाबू वो अपने हिसाब से ना मॉडिफाई कर लेता है। तो जब रिपोर्ट गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं हुआ, बोला सुप्रीम कोर्ट ये रिपोर्ट हम स्वीकार नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बैठा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बैठा दिया और उसमें जस्टिस केजी शाह है, ठीक है। तो फिर बाद में और भी जस्टिस नानावती भी आए, जस्टिस नानावती, हाँ। तो बाद में रिपोर्ट पाया गया कि ये जो कार सेवक का जो हत्या हुआ है ये कंस्पिरेसी था। उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं, ये कंस्पिरेसी था। और उसी की वजह से गुजरात का दंगा हो गया। गुजरात के दंगे में बहुत सारे लोग आरोपी भी थे। जैसे एक आता है ना केस, वो लेडी के साथ जो गैंग रेप हुआ था, तो वो सब गुजरात के राइट्स में हुआ था। बिल्किस बानो के साथ, बिल्किस बानो का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि कैसे गैंग रेप करने वाला आदमी लोगों को कैसे आपने रिहा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन से फिर से उसको जेल में डाला गया। ये मैं अभी रिसेंट 2023-24 का बात कर रहा हूँ मैं। तो ये गुजरात का कांड हो। हाँ, एट द सेम टाइम देखो कश्मीरी पंडित का भी अपना बुरा स्थिति है वहाँ पे। ये भी वही 1989 से लेकर 90s का बात है। अब वहाँ पे एक जो पार्टी है बहुत वोकल होना शुरू हो गया, वहाँ का लोकल पार्टी। पहले कहाँ तक, पहले बात था केवल आज़ादी आज़ादी आज़ादी, आज़ादी से जिहाद वाला कॉन्सेप्ट आ गया वहाँ पे। ये जो कश्मीरी पंडित थे इकोनॉमिकली बहुत इम्पावर्ड थे ये लोग, ठीक है। इन लोगों के पास कल्टिवेबल लैंड था, लैंड सब बहुत ज़्यादा था पहले। तो कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट चला, बगावत हुआ, यानी कि इसके अगेंस्ट षड्यंत्र हुआ। और कश्मीरी पंडित जो कि 2 लाख रहते थे वैली में, जम्मू में रहते थे ना अच्छा खासा हिंदू लोग, याद करो शुरू में ही बताए थे। कश्मीर में मुस्लिम लोग रहते थे, जम्मू में हिंदू का बहुत संख्या था। तो लगभग 2 लाख संख्या था, घट के 4 या 5 हज़ार हो गया। अब बाकी इस जगह ये गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, भाग के, और उसमें भी बेचारा आरएसएस गवर्नमेंट ने कैंप सब लगवा दिया था ताकि रिहेबिलिटेशन हो सके। तो ये कश्मीरी इशू, ये भी इशू साथ साथ चल रहा है। आया समझ में ना? तो ये कश्मीर पंडित का बहुत बुरा हुआ। हालांकि कश्मीरी पंडित का डिटेल में भी जान सकते हो तुम लोग, मूवी देख के नहीं, पढ़ के। मूवी में तो बहुत सारा चीज़ फिक्सेस भी दिखाया जाएगा, यू नेवर नो क्या उसमें मैनिपुलेट किया जाएगा, है ना। अपीसमेंट का भी तो बात हो सकता है उसमें, बट आप पढ़ सकते हो कि इतना तो सबको पता है कश्मीरी पंडित के साथ गलत हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, गोधरा, इसलिए गोधरा कांड बोलते हैं इसको, गोधरा जंक्शन में, ठीक है। वहाँ पहुँच गया, उसके बाद पकड़ के जल गया। हाँ, सोमनाथ जाना था सब कार सेवक को, वहाँ पे पूजा करना था। अयोध्या और सोमनाथ जान रहे हो ना, यात्रा भी तो वहीं से निकला था। कहीं ना कहीं वो बाबरी मस्जिद का एक तरह से वो रिटेलिएशन था, वो मुस्लिम की तरफ से, जो लोग कहते हैं, मैं नहीं, जो लोग मानते हैं इस चीज़ को। बात समझ में आ गया ना? तो ये कांड खत्म, ये भी हो गया। तो ये तुम्हारा जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुआ, जिसके वजह से देखते हो हिंदू मुस्लिम तक बात पहुंच गया। दलित का मूवमेंट भी बहुत तगड़ा रहा है, ठीक है। तो दलित का छोटा सा हम लोग करते हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, ये मिटा देना।
देखो दलित असर्सन, यानी कि दलित भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है पॉलिटिक्स में, ये किसी ने विश्वास दिलाया तो वो कांसीराम है। कांसीराम, यदि सबसे बड़ा नेता कोई भारत में दलित के लिए हुआ है तो बी.आर. अम्बेडकर नंबर 1। बी.आर. अम्बेडकर के बाद कोई सबसे बड़ा नेता हुआ है दलित का तो हम कह सकते हैं वो कांसीराम है। वही कांसीराम जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया, और वही बहुजन समाज पार्टी में मायावती सीएम बनी है यूपी की। तो दलित भी बहुत बड़ा फैक्टर है राजनीति में। अभी भी देखते हो दलित बहुत बड़ा फैक्टर है कि नहीं है। यदि इस बार 2024 पे मोदी जी को कम जो वोट मिला है तो उसमें एक दलित बहुत बड़ा फैक्टर है, यूपी बहुत बड़ा फैक्टर है। समझ गए? तो यहां पे देखो दलित तो हो रहा है इन लोग का भी, कह सकते हो 80s में हो रहा है इन लोग का भी, 70s में हो रहा है। इम्पावर मतलब अवेयरनेस जग रहा है। जगजीवन राम बापू, जगजीवन राम जानते हो ना, जगजीवन राम, इन्होंने भी दलित के ऊपर बहुत काम किया है, दलित लोग के ऊपर, बट ये 1988 में गुजर गए। ठीक है, इनका डेथ हो गया 1988 में। कांसीराम ने देखो 1971 में, कांसीराम ने 1971 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यानी कि जितने भी दलित लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, उसका एक ग्रुप बनाया और इनके ऊपर जिम्मेदारी दिया है कि जितने भी दलित भाई बहन है उसको आपको ठीक करना है। यू आर एलाइट ग्रुप, पढ़े लिखे वाले ग्रुप हो, आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करना है। तो वो 1971 में वो बना लिए थे उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, दलित ऑर्गेनाइजेशन बना चुके थे ताकि दलित इंपावरमेंट हो, यानी कि दलित लोग ही दलित के लिए हेल्प करेगा, जो इंपावर्ड है, जो मान लो गवर्नमेंट सर्विस में है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, तो ऐसे लोग का ग्रुपिंग बनाया गया। समझे ना? यहीं से इनको कॉन्फिडेंस मिला और इन्होंने क्या किया कि 90 में 1990 के आसपास बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इन्होंने बनाया। कांसीराम ने ही बहुजन समाज पार्टी बनाया है ताकि दलित असर्सन हो सके। दलित भी एक इंपॉर्टेंट, दलित कब तक नीचे रहेगा? तो अब जब दलित का फैक्टर आया पॉलिटिक्स में तो और अलग हो गया। और इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है बीएसपी का, दलित असर्सन का, वो कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस का जितना ही वोटिंग शेयर है सब तुम्हारा चला जाएगा इस तरफ, बीएसपी की तरफ चला जाएगा। अभी भी होता है कि नहीं होता है बताओ? सब उस तरफ चला जाएगा। और उसके बाद जानते हो बीएसपी एसपी, बीएसपी एसपी, बीएसपी एसपी, पूरा यूपी को रूल किया है। मुलायम सिंह यादव हो या फिर मायावती हो, तो मायावती के लिए सबसे बड़ा गुरु जो है वो कांसीराम ही है। दलित पंथर बना था उससे पहले महाराष्ट्र में, उसका वहां तक गया असर। तो दलित भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। समझ गए ना स्टूडेंट? दलित मूवमेंट भी है कि नहीं है, तो वो इसी में आ जाएगा। बोलो समझ में आया ना सभी चीज अच्छे से? हाँ, दलित मूवमेंट बिल्कुल, यही सब। पंथर मूवमेंट हुआ था दलित के लिए, वो महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। समझ गए? तो इसका असर यूपी में भी दिखेगा। तो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। और देखोगे आरएसएस, आरएसएस ऐसा संस्था है जिन्होंने ट्राइबल को भी जाके बोला कि यू आर हिंदू, आप हिंदू हो, हिंदू से अलग नहीं हो। तो आरएसएस का फ्रॉम जेनेसिस 1925 से लेकर अभी तक देखोगे तो वो हिंदू को यूनाइट करने में लगा हुआ है कि किसी तरह, वो एक ही फंडा है उसको, किसी तरह हिंदू यूनाइटेड रहे, हिंदू टूटे नहीं। जो कि ठीक है, अपना हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, अपना सोच होता है। अब बीजेपी बिल्कुल वही एलिमेंट को लेकर चलती है। तो आरएसएस का जो विचारधारा है हिंदू, बीजेपी कैरी करती है उसको, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। हर पार्टी का अपना आइडियोलॉजी होता है, ठीक है ना? यदि उससे ज़्यादा आप विचारधारा से लोग जुड़ जाएगा तो आपको वोट देगा तो आप जीतोगे। दैट्स इट, कंप्लीटेड।